ओके तो ये अपनी प्रोसेस के लाइफ साइकिल के स्टेट्स हैं, स्टार्ट, रेडी, रनिंग, वेट एंड टर्मिनेटेड। तो ये हमने कल अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आई होप आप लोग को क्लियर होगा, और नहीं हो कुछ चीज भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं अपने। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपना कंप्लीटली रिलेटेड है प्रोसेस लाइफ साइकिल से, इसकी स्टेट्स पे ही ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है पहला, प्रोसेस क्यू। जो अपनी प्रोसेस सिस्टम में आती है तो वो किन किन क्यूज में रहती है और कब कब रहती है। क्यू का मतलब जहां पर मोर देन वन प्रोसेस एक साथ अलाइन होती है, सीक्वेंस में खड़ी होती है। तो किस तरह से होती है? हाँ एलेन, वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। एलेन आपने हैंड रेज किया था, कोई क्वेरी हो तो वापस करिए। ओके, नाउ प्रोसेस क्यू। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग। तो प्रोसेस क्यूज की हम बात कर रहे थे, तो सी यहाँ पर कितनी क्यूज बनती है और कहाँ कहाँ पर बनती है। प्रोसेस क्यूज होता है क्या है? पहले द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस वेरियस टाइप ऑफ क्यूज फॉर ईच ऑफ द प्रोसेस स्टेट। जो स्टेट डायग्राम हमने डिस्कस किया था, ठीक है, उसकी हर एक स्टेट पर एक क्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इसका मतलब वो जो पूरा डायग्राम था वहां पर एक ही प्रोसेस नहीं घूम रही है, ऐसे स्टार्ट, रेडी, रनिंग, रनिंग में एक ही प्रोसेस नहीं घूम रही है, बल्कि मल्टीपल प्रोसेसेस हर एक स्टेट में होती है। एक्सेप्ट रनिंग, सीपीयू में मल्टीपल प्रोसेसेस नहीं हो सकती एक के बारे में, तो वहां पर नहीं होगी। लेकिन आपका जो स्टार्ट है, जो रेडी है, जो वेट है, वहां पर मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ रहती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल प्रोसेसेस को ऐसे डंप करके तो डाल नहीं देगा, वो क्यूज में मैनेज करता है प्रोसेस। क्यू क्यू का क्या कॉन्सेप्ट होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यही होता है जब आप कहीं बैंक में जाते हो, ठीक है, तो आपने लाइन देखी होगी, तो जो सबसे पहले गया वो लाइन में सबसे स्टार्टिंग में आ जाता है। फिर जैसे जैसे आते जाते हैं कस्टमर्स, वो खड़े होते जाते हैं, तो जो सबसे पहला है लाइन में, पहले उसी की रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्ड आता है, देन उसके बाद यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला कॉन्सेप्ट आपका क्यू में चलता है। तो यहाँ पर भी क्यू इसी तरह से मैनेज की जाती है कि जो प्रोसेस पहले आई, जिसका अराइवल टाइम पहले था या जिसकी प्रायोरिटी पहले, उसके बेस पर वो क्यू बनती जाती है। The PCB related to the process is also stored in the queue of the same state. PCB बोले तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है, अब ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है आपका, हर एक प्रोसेस से एसोसिएटेड एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है। ठीक है, तो वो जो उस प्रोसेस से रिलेटेड है, स्टोर द क्यूज इन द क्यूज ऑफ द सेम स्टेट। यानी कि जैसे सपोज आप लोग कॉलेज में आ रहे हो, जब आपका एडमिशन वगैरह होता है तो हर एक के पास एक फाइल होती है। फाइल में उस स्टूडेंट के सारे एजुकेशनल डिटेल, पर्सनल डिटेल, सब कुछ होता है। तो वो आपकी पूरी जो एक फाइल है जो आप लोग के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि कहीं कहीं पे क्या होगा कि मल्टीपल स्टूडेंट्स एक साथ आएंगे, तो उनको एक साथ कहीं भेज नहीं सकते, तो उनकी फाइल कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कि भाई आप तो बाहर ही रहो बट अपनी फाइल्स दे दीजिए, तो वन बाय वन आपको फिर बुला लेंगे। तो दैट फाइल इन कंप्यूटर सिस्टम हम कह सकते हैं दैट इज पीसीबी। उस प्रोसेस की कौन सी स्टेट चल रही है,
वो कितना अपना कौन कौन से रिसोर्सेज ले चुकी है, कौन कौन से रिक्वायर्ड है, उसके बारे में सारी डिटेल उस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक यानी कि पीसीबी में स्टोर होता है। तो ये जो क्यूज होती है वहां पर एक्चुअली उस प्रोसेस की पीसीबी ही एग्जिस्ट है। If the process is moved from one state to another state, then the PCB is also unlinked from the corresponding queue and added to the other state queue in which the transition is made. Suppose एक प्रोसेस आई, ठीक है, एक प्रोसेस आपकी स्टार्ट वाली स्टेट में थी, प्रोसेस P1, P2, ये एक क्यू में थी। अब यहाँ पर इस क्यू के अंदर क्या होगा, इस प्रोसेस की पीसीबी होगी और इस प्रोसेस P2 की भी अपनी सेपरेट पीसीबी होगी। सपोज ये जो प्रोसेस P1 है ये मूव हुई स्टार्ट टू रेडी वाली स्टेट में आके, तो इसकी जो पीसीबी है वो भी अपडेट होगी, वो यहाँ से हट करके जो उसकी न्यू क्यू होगी उसके अंदर ट्रांजिशन उसका हो जाएगा। ठीक है, तो मूव करेगी बिल्कुल हाथों हाथ, ताकि ऐसा ना हो कि कोई प्रोसेस स्टार्ट में भी दिख रही है और रेडी में, तो वो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एक प्रोसेस एक बार में एक स्टेट में ही हो सकती है। अब आ जाते हैं एक्चुअली कौन कौन सी क्यूज होती है, इसमें ध्यान से देखिएगा आप लोग। सबसे पहला होता है यहाँ पर जॉब क्यू, देन यहाँ पर आती है आपकी रेडी क्यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रनिंग वाली स्टेट आती है आपकी, जिसमें सीपीयू के थ्रू एग्जीक्यूशन होता है, तो यहाँ पर तो कोई क्यू नहीं होगी, टर्मिनेशन पे भी कोई क्यू नहीं होगी। आपकी क्यू कहाँ पर लगेंगे फिर, यहाँ आपकी वेटिंग वाली पे, जॉब क्यू, रेडी क्यू, वेटिंग, ठीक है। तो तीन ही क्यू होती है अपने पास। ये आपका जो स्टेट है इसको आप वो मान सकते हो स्टार्ट, करेक्ट। यहाँ पर स्टार्ट था, देन यहाँ पर आपका था रेडी, ये स्टेट्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, और ये है आपकी क्यू, और देन यहाँ पर आपका था रनिंग, ये थी, ठीक है। तो ये ऐसे था आपका बैक एंड फोर्थ, और ये इस तरह से जैसे ये वापस, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर टर्मिनेटेड या एंड। तो ये थी आपकी प्रोसेस की लाइफ साइकिल। तो जैसे कि हमने अभी देखा कि इसमें ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में उसकी खुद की क्यू रहती है। अब वो क्यों रहती है और किस नाम से बोली जाती है, ऐसा नहीं होगा कि स्टार्ट के लिए स्टार्ट क्यू बोलेंगे, रेडी के लिए रेडी क्यू बोलेंगे, उनके भी खुद के नेम्स होते हैं। तो फर्स्ट जो आपका होता है स्टार्ट में जो क्यू बनती है, दैट क्यू इज कॉल्ड जॉब क्यू। जब भी प्रोसेस सिस्टम में अराइव करती है, आती है, तो स्टार्टिंग में उसको कहाँ पर प्लेस मिलता है, आते ही उसको सीपीयू तो मिल नहीं जाता ना, तो आते ही लोड हो जाएगी और रेडी में आ जाएगी, आते ही वो जॉब क्यू में आती है, ठीक है। तो यहाँ पर इनको बोलते हैं हम जॉब क्यू। जिस भी सीक्वेंस में प्रोसेसेस आएगी उस सीक्वेंस में यहाँ पर उनको स्पेस मिलता जाएगा, J1, J2, J3, इस तरह से। सपोज ये अपने पास कुछ प्रोसेसेस आई हैं, तीन प्रोसेसेस J1, J2 एंड J3, ठीक है। उसके बाद आपका जो शेड्यूलर होता है वो पिक करता है यहाँ से जॉब्स को और लेके जाता है कहाँ, रेडी क्यू में। रेडी भी आपकी यहाँ पर भी एक क्यू एग्जिस्ट करती है जिसको हम बोलते हैं रेडी, ओके। रेडी क्यू में आपकी प्रोसेसेस आ जाती हैं और फिर उनको हम बोलेंगे P1, P2, P3, यानी कि ऐसी प्रोसेसेस जिनको बस सीपीयू की रिक्वायरमेंट है और वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पर लेट्स सपोज अभी 2 ही आई हैं, करेक्ट। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि अगर यहाँ पर 3 है तो तीनों उठ के आ जाएंगे आपकी रेडी में। अकॉर्डिंग टू शेड्यूलर उसने कौन कौन सी जॉब पिक करी है, किस हिसाब से करी है, उसके अकॉर्डिंग ये रेडी क्यू में आती है प्रोसेसेस। अब उसका क्या क्राइटेरिया है वो मैं आगे आप लोग को बताऊंगी जब हम शेड्यूलर्स डिस्कस करेंगे। जो एक क्यू से प्रोसेसेस को दूसरी क्यू में लेके जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, शेड्यूलर, शेड्यूल कर रहा है, ठीक है। जैसे लेट सपोज आप लोग 3-4 फ्रेंड आए कॉलेज में, इनिशियली स्टार्टिंग में आपके 3-4 फ्रेंड में से एक फ्रेंड तो बीबीए में ज्वाइन करना चाहता है और 2 फ्रेंड आपके बीसीए में ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। और 1-2 और हैं जो आर्ट्स के सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। तो आप लोग का है तो एक ग्रुप, आप आए, आपको स्टार्टिंग में कौन सी क्यू में इसके अकॉर्डिंग कौन सी क्यू में रखा जाएगा, जॉब क्यू में।
क्योंकि अभी आप जस्ट अपनी रिक्वेस्ट के साथ में आए हो सिस्टम के अंदर, ठीक है, कॉलेज के अंदर आए हो, तो आपको जॉब क्यू में सारे स्टूडेंट को प्लेस मिल जाएगा। उनके अगर वो सेम टाइम पे आ रहे हैं तो उनके नेम के अल्फाबेट के अकॉर्डिंग या किसी भी तरह से उनको क्यूज में अरेंज कर दिया जाए, राइट। अब जो मैनेज कर रहा है वहां पर एडमिशन, सपोज वो आएंगे और वो सपोज ये देख रहे हैं कि हर एक सेक्शन में पहले हमको एडमिशन बराबर लेते जाने, ऐसा नहीं कि बीसी में वाले को ही बुलाया जा रहा है, बीपीओ वालों को होल्ड किया हुआ है या फिर आर्ट्स वालों को होल्ड किया हुआ है। तो उनका क्राइटेरिया सपोज ये है कि हम 1 बीसीए के स्टूडेंट को बुलाएंगे एक बार में, 1 बीबीए के और 1 आर्ट्स के। तो उन्होंने क्या किया, उस क्यू में से जो भी स्टार्टिंग का बीबीए वाला स्टूडेंट है उसको बुला लिया, जो भी उसके बाद देखा कि बीए बीसीए वाला उसको ले लिया, उसके बाद देखा कि जो आर्ट्स वाला है उसको ले लिया। तो दैट इज कॉल्ड अ शेड्यूलर। उसका क्या क्राइटेरिया है कि मैं किस किस को उठाऊंगा यहाँ से, ठीक है। तो उसने उन तीनों स्टूडेंट को उठाया और कहाँ रख दिया, रेडी क्यू में। रेडी का मतलब अब अपनी फाइल के साथ वो रेडी बैठे हैं, जैसे ही उनको अंदर ऑफिस में बुलाया जाएगा उनका एडमिशन चालू हो जाएगा, उनका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज अ रेडी क्यू, जिसको कि शेड्यूलर ने जॉब क्यू से उठा करके एक क्यू में रखा है, दैट इज कॉल्ड रेडी, ठीक है। अब रेडी क्यू में से प्रोसेसेस, दूसरा शेड्यूलर आएगा और प्रोसेसेस, मल्टीपल प्रोसेसेस में से एक प्रोसेस को उठाएगा अपने किसी क्राइटेरिया के बेस पर और लेके जाएगा किसके पास, सीपीयू के पास। फिर सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा और वही सारी कहानी की अगर उसको रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर वो सीपीयू से बाहर जाएगी वेटिंग में, या फिर वो टर्मिनेट हो जाएगी अगर खत्म हो चुकी है प्रोसेस, तो टर्मिनेशन वाले में जाएगी। अगर वो प्रोसेस एंड हो गई सीपीयू के थ्रू और उसने जितना भी काम सिस्टम के अंदर उसको जो भी टास्क था उसने कंप्लीट कर लिया, तो वो सीधा सीधा टर्मिनेट हो जाएगी, करेक्ट, और सिस्टम से बाहर, अब उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं। लेकिन अगर उस प्रोसेस को सीपीयू यूज करने के बाद थोड़े टाइम के लिए कुछ इनपुट आउटपुट या किसी इवेंट की रिक्वायरमेंट है, तो वो कहाँ जाएगी, इस साइड जाएगी। अब वो दो कैटेगरी बना के रखी है, वेटिंग और इवेंट। इवेंट के लिए वेटिंग की क्यू अलग है, इवेंट कुछ भी हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई सिग्नल या कुछ भी इंटरनल कुछ भी सॉफ्टवेयर से। और दूसरा इनपुट आउटपुट से रिलेटेड, कि उसको कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए हो सकती है, तो उस केस में उसको इस वाली क्यू में रखा जाएगा, वेटिंग क्यू में। और अगर उसको कुछ और चाहिए अदर देन इनपुट आउटपुट, अदर देन सीपीयू, तो उसको इस इवेंट वाली क्यू में, जिसको कंप्लीटली हम वेटिंग क्यू ही बोलते हैं, तो उसको फिर कहाँ रखा जाएगा, वेटिंग क्यू। क्योंकि उसके जैसी और भी तो प्रोसेसेस होंगी जो अदर रिसोर्सेज का वेट कर रही होंगी, तो इन प्रोसेसेस को यहाँ रखा जाएगा। सपोज P1 गई और P1 को अब कुछ चीज इनपुट आउटपुट चाहिए, तो उसको यहाँ इस क्यू में पुट कर दिया जाएगा। जैसे ही उसका काम पूरा हुआ उसको वापस कहाँ भेज दिया जाता है, रेडी क्यू, क्योंकि उसको वापस से सीपीयू की रिक्वायरमेंट। क्लियर? तो अपने पास बेसिकली 3 क्यूज बनती है, जॉब क्यू, रेडी क्यू एंड वेटिंग। क्लियर है इतना सब लोगों को? क्यूज का कॉन्सेप्ट क्लियर है? फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, यही सारी क्यूज का डिस्क्रिप्शन है। जॉब क्यू, इन स्टार्टिंग ऑल प्रोसेसेस गेट स्टोर्ड इन द जॉब क्यू, इट इज मेंटेन्ड इन द सेकेंडरी मेमोरी। कहाँ पर रहती है ये जॉब क्यूज? अपनी सेकेंडरी मेमोरी में, हार्ड डिस्क में रहती है। द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, जिसको हम बोलते हैं जॉब शेड्यूलर, पिक्स सम ऑफ द जॉब एंड पुट देम इन द प्राइमरी मेमोरी। अब वो शेड्यूलर, जिसको कॉलेज वाले एग्जांपल में मैंने कहा था कि वो पर्सन जो कि पिक कर रहा है 1 बीबीए, 1 बीसीए, 1 आर्ट्स, तो वो कौन है वहां पर, जो जॉब क्यू से रेडी क्यू में लेके जा रहा है प्रोसेस को, दैट इज लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, जॉब शेड्यूलर जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। दैट इज जॉब शेड्यूलर और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। इस टर्म को याद रखना, लॉन्ग टर्म, ठीक है, क्योंकि अब आगे शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म भी आएंगे, तो लॉन्ग टर्म आपको याद होना चाहिए कि जो स्टार्टिंग में काम करता है, जॉब क्यू से रेडी क्यू में लेके जाता है प्रोसेसेस को, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और जॉब शेड्यूलर। ओके, नेक्स्ट इज रेडी क्यू।
रेडी क्यू इज मेंटेन इन प्राइमरी मेमोरी। रेडी क्यू कहाँ रहती है? प्राइमरी मेमोरी में, रैम पे रहती है। This short-term scheduler picks the job from the ready queue and dispatch to the CPU for the execution. अब एक दो चीजें यहाँ पर नोट करने वाली कि जो जॉब क्यू होती है वो कहाँ पर मेंटेन रहती है? सेकेंडरी मेमोरी में मेंटेन रहती है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में रहती है। और जो रेडी क्यू है दैट इज इन प्राइमरी मेमोरी और रैम, यानी कि आपकी रैम पर लोड होने के बाद ही तो ये रेडी क्यू में आती है, तभी तो उनको जब सीपीयू मिलता है तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो पहली बात तो ये प्राइमरी मेमोरी में एग्जिस्ट करती है रेडी क्यू। और दूसरा, ये जो शेड्यूलर होता है जो रेडी क्यू से प्रोसेस को उठा के सीपीयू तक लेके जाता है, दैट इज शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ओके। देन लास्ट इज वेटिंग क्यू। When the process needs some input-output operation in order to complete its execution, OS changes the state of the process from running to waiting. Running से waiting queue में डाल देता है processes. The context PCB associated with the process get stored on the waiting queue, which will be used by the processor when the process finish the input-out. और इसके switching का क्या मतलब है कि इस प्रोसेस से रिलेटेड जो पीसीबी होता है उसका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, यानी कि वो फाइल जो हर एक स्टूडेंट के पास है उससे रिलेटेड, उसको एक जगह से दूसरी जगह स्विच कर देना ताकि बाद में प्रोसेसर उसको देख पाए कि कौन सी प्रोसेस का टास्क कितना कंप्लीट हो गया, ओके। तो ये 3 क्यूज होती हैं अपनी, जॉब क्यू, रेडी क्यू एंड वेटिंग। क्लियर है? नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोसेस शेड्यूलर्स। अब वो जो शेड्यूलर्स हमने जस्ट नाम पढ़े जिनके, उनको हम अब डिटेल में देखेंगे। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मिडिल टर्म, मीडियम टर्म। 3 टाइप के अपने शेड्यूलर्स होते हैं सिस्टम के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म। देखो ये सारा चीज कनेक्टेड चल रहा है। पहले जो हमने लाइफ साइकिल पढ़ी थी उसके बेस पर क्यूज पढ़ा अभी हमने, और अब वो जो प्रोसेसेस एक जगह से दूसरी जगह उठा के जो रख रहा है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, दैट इज शेड्यूलर, ठीक है। तो ये शेड्यूलर भी अपने 3 टाइप के होते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म। तो पहले शेड्यूलर की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो होता है, सिंपली अभी हमने देखा था, क्या करता है, जॉब क्यू में से प्रोसेसेस को पिक करता है और कहाँ लेके जाता है, रेडी क्यू में लेके जाता है। यानी कि वो सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेसेस को चूज करेगा और पिक करके लेके जाएगा रैम पर, लोड करेगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और जॉब शेड्यूलर। दूसरा है यहाँ पर देखो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। रेडी क्यू यानी कि रैम से किस प्रोसेस को उठाकर सीपीयू तक लेके जाना है, दैट इज अ टास्क ऑफ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। बहुत फास्ट काम करता है आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, क्योंकि एक ही प्रोसेस को फटाफट सीपीयू को देके आना है इसको, तो दैट इज शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ओके। इन दोनों के बीच में काम करेगा, रेडी क्यू एंड सीपीयू के बीच। तीसरा होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर। मीडियम टर्म शेड्यूलर एक्चुअली जब सीपीयू में प्रोसेस को कुछ बीच में इनपुट आउटपुट डिवाइस या किसी और रिसोर्स का काम आता है, तो मीडियम टर्म शेड्यूलर बोलता है कि भाई देखो सीपीयू से काम है ही नहीं, तो तू बाहर निकल और वेटिंग क्यू में आ जा, ठीक है। तो उसको सीपीयू से उठा करके कहाँ लेके जाएगा, वेटिंग क्यू के पास। कौन करता है ये काम, मीडियम टर्म शेड्यूलर, ओके। तो ये चीजें क्लियर हुई कि कौन से वाला शेड्यूलर कहाँ पर वर्क कर रहा है, राइट। अब इसके थोड़ा डिस्क्रिप्शन पर आ जाते हैं कि इनकी वर्किंग क्राइटेरिया क्या है, स्टाइल क्या है इनका कि कौन सी जॉब को पिक करना है, उनको कैसे पता चलता है। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, जो जॉब क्यू से रेडी क्यू पर लेके जाता है प्रोसेस को। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज ऑल्सो नोन एज जॉब शेड्यूलर। It chooses the process from the pool secondary memory and keep them in the ready queue maintained in the primary memory, ठीक है। कहाँ से उठाता है प्रोसेसेस को, जॉब्स को, सेकेंडरी मेमोरी से, और कहाँ लेके जाता है, प्राइमरी मेमोरी। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर मेनली कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसका मोटिव क्या होता है कि इसको मल्टी प्रोग्रामिंग को की डिग्री को इंक्रीज करना है,
ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग का क्या मतलब था, हमने पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स कि आपके रैम पर एक टाइम पर कितनी प्रोसेसेस एग्जिस्ट करती हैं, कितनी ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस हैं और वो कितनी क्विकली एग्जीक्यूट हो रही है, मूव कर रही है। दैट इज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अगर मेरी रैम पर एक साथ सपोज ये 6 प्रोसेसेस हैं एक साथ, तो और दूसरी तरफ दूसरा सिस्टम हो जिसमें कि रैम पर एक साथ में 16 प्रोसेसेस हो, तो किसकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ज्यादा होगी? ऑब्वियसली 16 वाली। अब रैम पर प्रोसेसेस को लाने का काम किसका होता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम है कि प्रोसेसेस को जॉब क्यू में से फटाफट चूज करके लाए और यहाँ पर पुट करें। तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है मल्टी प्रोग्रामिंग को मैनेज करने की लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के ऊपर। बट ऐसा नहीं है कि वो सारी प्रोसेस को उठा उठा के रैम पर डाल देगा तो मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ जाएगी। आप बोलोगे कि सारे प्रोसेस को लेके आ जा और रैम पर भर दे तो मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ गई। बट वो ऐसा भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको क्या करना पड़ता है, बैलेंस बनाना पड़ता है, क्योंकि उनको सिर्फ रैम पर लाना ही नहीं है, उनको फास्ट एग्जीक्यूट भी करवाना है। तो अगर वो एक ही टाइप की सारी प्रोसेसेस को लेके आ जाएगा, ठीक है, एक ही टाइप की सारी प्रोसेसेस को उठा के ले आया, सपोज अपने पास प्रिंटिंग से रिलेटेड 4 प्रोसेसेस थी और बाकी डाउनलोडिंग अपलोडिंग इस तरह की अलग अलग टाइप की प्रोसेसेस थी, लेकिन प्रिंटिंग वाली 4 प्रोसेसेस थी जॉब क्यू में। ठीक है, लेट्स सपोज ये मेरी जॉब क्यू है। अब यहाँ पर ये सारी जॉब्स है। सपोज ये वाली जो जॉब है और ये वाली जो जॉब है और ये वाली जो जॉब है, ये तीनों एक ही टाइप की जॉब है। इनको एक ही रिसोर्स चाहिए होगा एग्जीक्यूशन के लिए ऑब्वियसली। ठीक है, प्रिंटिंग की है तो इनको प्रिंटर ही चाहिए होगा तीनों को। अब अगर ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इस जॉब क्यू में से इन तीनों को उठाकर ही रैम पर डालता है, इन तीनों को उठाकर ही रेडी क्यू में रख दिया, यानी कि रैम पर रख दिया, तो क्या होगा, एक बार में एक ही प्रोसेस तो चल पाएगी, प्रिंटर एक ही प्रोसेस को तो मिल पाएगा, दूसरे प्रोसेस को तो तभी मिलेगा जब पहली प्रोसेस फ्री करेगी, या फिर मतलब एक ही रिसोर्स पे तीनों काम करेंगे तो उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो उसको क्या करना है, इस टाइप की प्रोसेसेस उठानी है जिनको अलग अलग रिक्वायरमेंट हो। जैसे इसको प्रिंटिंग की रिक्वायरमेंट है तो चलो इसको ले आए, इसको अगर सपोज सिर्फ सीपीयू से काम है तो इसको ले आए, इसको इस प्रोसेस को तो प्रिंटिंग का था इसको छोड़ दिया इसने, और इस वाली प्रोसेस को लेट सपोज कि कुछ और रिसोर्स चाहिए, ना तो प्रिंटर चाहिए ना सीपीयू की मेन रिक्वायरमेंट है, कुछ इवेंट्स से रिलेटेड है तो उसको ले आए। तो ये तीनों जो प्रोसेस लेके आया है ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, ये अलग अलग टाइप की, तो क्या होगा, उसको अलग अलग रिसोर्सेज तीनों को एक साथ में दे सकता है, तो तीनों एक बार में ही फिनिश हो जाए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की है कि उसको अलग अलग टाइप की बैलेंस करके उन जॉब्स को लेके आना है, कहाँ पर, रैम के अंदर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है, जैसे अगर सपोज कि आप लोग जैसे 4-5 फ्रेंड आए थे कॉलेज में एडमिशन के लिए, और उसमें से 2-3 को तो बीसीए चाहिए था, 1-2 को बीबीए चाहिए था, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं। तो अगर जो मैनेज कर रहा है वहाँ पर फ्रंट ऑफिस में आप लोगों को, वो क्या करते हैं, अगर कि सिर्फ बीसीए वाले स्टूडेंट को बुला लिया, अब बीसीए वाले स्टूडेंट को बुलाया तो उनके लिए उन्होंने एक ही पर्सन को रखा है कि बीसीए से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है, जो चीजें चेक करनी है, वो एक ही पर्सन है। अब 3 ऐसे स्टूडेंट को उन्होंने भेजा कि तीनों को एक ही पर्सन से काम है, जबकि बीबीए वाले फ्री बैठे हैं, आर्ट्स वाले फ्री बैठे हैं जो चेक कर रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो लॉस किसका होगा, टाइम का लॉस होगा। करेक्ट, एक पर्सन तो फुल बिजी है कि इसका भी देखना है, उसके बाद उस स्टूडेंट का भी देखना है, उसके बाद उस स्टूडेंट का भी देखना है, और दूसरे जो उन्होंने पे करके बिठा रखे हैं उनको फ्री रखना है। तो वो जो शेड्यूलर है, वो जो पर्सन है, वो अच्छे से मैनेज नहीं कर रहा है। इसका मतलब उसका काम होना चाहिए कि तीनों बिजी रहें, 3-3 स्टूडेंट एक बार में काम भी करते रहेंगे, तीनों आपके बिजी भी रहेंगे पर्सन, तो इस तरह से आपके फटाफट काम भी होगा और ये भी लगेगा कि हाँ बहुत सारे एक साथ काम हो रहे हैं। राइट, तो ये काम होता है हमारे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। अब लास्ट पॉइंट यही बता रहा है कि क्या इसको क्या बैलेंस करके चलना पड़ता है। The purpose of long-term scheduler is to choose a perfect mix of input-output bound and CPU bound processes among the job present in the pool.
अब आपकी जो प्रोसेसेस होती हैं बेसिकली दो टाइप की होती है, मैंने पहले ही बताया था। एक होती है आपकी इनपुट आउटपुट बाउंड एंड दूसरी होती है आपकी सीपीयू बाउंड। यानी कि एक टाइप की प्रोसेसेस होती है जिनको ज्यादातर काम इनपुट आउटपुट से होता है, जैसे कि प्रिंटिंग से रिलेटेड है प्रोसेसेस हो गई कि उनको आउटपुट डिवाइस से ही ज्यादातर काम है, उनको बस सीपीयू के थ्रू एक बार कमांड दिलवानी है, बाकी काम सारा प्रिंटर ही करेगा। तो उस प्रोसेस को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? इनपुट आउटपुट बाउंड। टाइपिंग से रिलेटेड कोई प्रोसेस है सपोज, तो उसको भी इनपुट डिवाइस से काम है, तो उसको भी हम किस कैटेगरी में रखेंगे? इनपुट आउटपुट। दूसरी तरफ सपोज कुछ चीज डाउनलोडिंग अपलोडिंग या फिर कुछ इंटरनल जिसमें सीपीयू रिक्वायर्ड हो, लॉजिकल ऑपरेशन हो रहे हैं, कंट्रोल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, तो वो होगी अपनी सीपीयू बाउंड प्रोसेस। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को श्योर करना पड़ता है कि वो इन दोनों कैटेगरी की प्रोसेसेस को पिक करें बराबर बराबर और लेकर के आए रैम। ओके, इतना क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का? तो ये होता है आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर या फिर जॉब शेड्यूलर। बाकी के शेड्यूलर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अभी इसमें कोई भी क्वेरी हो किसी भी स्टूडेंट की तो वो पूछ सकते हैं।